आदाब नाज़रीन, आज की खास मुलाकात वाकई इस गरज से खास मुलाकात है कि इस खास मुलाकात के लिए हम जम्मू कश्मीर के कारगिल में मौजूद हैं। यहाँ हमको एक ऐसी शख्सियत मिली जो कारगिल की तारीख से तो वाकिफ है ही, यहाँ की विरासत को भी संभाले हुए हैं। हम जब उससे मिले तो किसी ने हमको बताया कि यहाँ पर एक ऐसा म्यूजियम मौजूद है जिसमें आपको कारगिल की वो तमाम तारीख जो है वो मौजूद मिलेगी, और जिसको उन्होंने एक सदी की तारीख है, एक सदी से भी ज्यादा की तारीख है, जिसको उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। यहाँ पर एक म्यूजियम है, मुंशी अजीज भट्ट म्यूजियम। उसमें उन्होंने उस जमाने के एक सदी की जो है तकरीबन तमाम आर्ट क्राफ्ट वो सारी चीजों को यहाँ पर संभाल के रखा हुआ है, उस विरासत को संभाले हुए हैं। ये तारीखदा भी हैं और तारीख पर इनकी बहुत गहरी नजर है। भाई मैं आपसे खुद इनकी मुलाकात करवा देता हूँ। हमारे साथ हैं मुंशी एजाज साहब, एजाज मुंशी साहब। आपका खैर वक्त है मैं खास मुलाकात में, हम आपके शुक्रगुजार हैं। इसलिए शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें मौका तो दिया, लेकिन आपने इस छोटी जगह में पूरी तारीखी विरासत को कैसे संभालने का सोचा। तो ये जनाब वाला, आपको सबसे पहले मैं आपको इस म्यूज़ियम में खैर मकदम करता हूँ। तो एक्चुअली ये जो म्यूज़ियम का जो हमारा कंसेप्ट था, इसमें हमारी ये बात थी करगिल को लेके, क्योंकि आज तक इतना करगिल के बारे में पता नहीं था लोगों को, लेकिन करगिल वार के बाद ये तमाम दुनिया के नक्शे पे छा गया। लेकिन करगिल की भी एक बहुत खूबसूरत माजी, एक बहुत खूबसूरत तारीख़, एक बहुत खूबसूरत इसका जो एक मैं ये कहूँ कि तारीख़ी जो वर्सा था। और ये रियासत जम्मू कश्मीर का वो वाहिद इलाका है जहाँ पर 6 मुख्तलिफ आइडेंटिटीज़, 6 मुख्तलिफ कल्चर आबाद हैं। तो इस एरिया को 1947 तक ये एरिया वर्ल्ड इंटरनेशनल जो नेटवर्किंग या शाहराह अब्राशन, जिसे आप द ग्रेट सिल्क रूट कहते हैं या सिल्क रूट ट्रेड कहते हैं। ये सिल्क रूट का इससे कारगिल से क्या ताल्लुक रहा है? कारगिल का ये है सर, क्योंकि बेसिकली जो कराकोरम शाहराह कराकोरम से या कराकोरम का जो सिलसिला है, उसके दामन में ये इलाका बहुत ही खूबसूरत एक पड़ाव रहा था, जहाँ यारकन से, जहाँ काशगर से, जहाँ ताजिकिस्तान से, उज़्बेकिस्तान से ताजिर आके तिजारत करते थे, और यहाँ से ये पूरा रियासत जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान तक फैल जाता था। अगर आप करगिल के महल वक़ू को देखें, करगिल एक ऐसा जगह है जो इक्वी डिस्टेंस पड़ता है तमाम इलाकों से, चाहे वो बल्तिस्तान है, चाहे कश्मीर है, चाहे ज़ांस्कार है, चाहे इसका नाम क्या है आबले है। तो ये मसाफात जो तकरीबन 230-215 किलोमीटर के बराबर, यानी कोई कहीं से भी सफ़र तय करे तो उसको रात यहाँ गुजारनी है। और इसका नाम करगिल भी इसीलिए पड़ा, जैसे इसका यहाँ कहते हैं कि गार खिल। गार हमारी लोकल बोली में, पुरखी बोली में हम कहते हैं कि गार मने वेयर और खिल मने स्टे, वेयर टू स्टे। जैसे इसका एक नाम, क्योंकि तारीखी नाम तो करगिल का पुरिक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये नाम बदल होकर इसका गारखिल हुआ, फिर गारखिल से ये होता होता इसका नाम करगिल पड़ा। तो ये 1947 तक बहुत ही अहम पड़ाव था, जिसमें ये फीडर रूट, यानी जो सड़क रूट का जो फीडर रूट पड़ता था, वो यहाँ से गुजर के ये ट्रेड पूरे एशिया में, पूरे हिंदुस्तान में फैल जाता था सर। तो अगर हम इस, आपने जैसे हमने देखा यहाँ पर आपने उस जमाने की बहुत सारी चीजें संभाल कर रखी हुई हैं, तो ये सब आपको कहाँ से मिला है? ये अब इसमें और क्या क्या है? जी, अल्लाह के फजल से मेरे जो फोर फादर्स थे या खुद जो मेरे ग्रैंडफादर थे, मैंने जैसे आपसे पहले अर्ज किया कि 1947 तक ये जो ट्रेड था ये बड़ा फ्लोरिश रहा, क्योंकि उसके बाद क्योंकि बैनुल अक़वामी जो इंटरनेशनल डिमार्केशंस में बाउंड्रीज के चाइना में कम्युनिज्म आ गया, ये ट्रेड बंद हो गया सर। और इसमें जो मेरे चाइना में कम्युनिज्म की वजह से क्यों ये, क्योंकि कम्युनिज्म के एक तो रूट्स बंद हो गए, और ये जो खासकर ताजिकिस्तान का या कजाकिस्तान का या जो चाइनीज जिंगजांग जिसे अब हम कहते हैं, सिंगजांग का जो एरिया था, मेजॉरिटी उसमें मुसलमानों की थी। तो उन एरियाज में जब कन्वर्शन के लिए उनको डाइवर्ट किया गया तो ये लोग भाग गए। उसके बाद जो मेन जो इसका असर पड़ा वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो हमारी तकसीम हुई 47 में, उस वजह से ये जो हमारे ट्रेडिशनल ट्रेड रूट्स थे वो ट्रेड रूट्स हमारे बंद हो गए। क्योंकि अभी भी जो करगिल अस्करदो रूट हम बोलते हैं सर, अगर आप उसको खोलें, ये रूट तो रावलपिंडी तक
लिंक है सर। तो इसीलिए ये रूट्स इस तरह बंद हो गया और इस तरह ये जो ट्रेड था। अच्छा एजाज साहब, जैसे हम लोग अक्सर बात करते हैं, देखिए हमने पाकिस्तान के साथ वहाँ पे तिजारत की गरज से हमने कई मकामात पर खोला है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस सिल्क रूट को भी कभी खोला जाए? ये तो हम कहें कि करगिल के लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी। या जैसे हमारे मरहूम चीफ मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे, वो हमेशा कहते थे करगिल शुड बी शूट फॉर सेंट्रल एशिया, क्योंकि हम सेंट्रल एशिया से तकरीबन 800 किलोमीटर की दूरी पर हैं अभी एट प्रेजेंट। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान तक शहर खुराम पे जो उनके ट्रेवल एजेंसीज, ट्रेड एजेंसीज आती हैं, तो यहाँ से करगिल और स्कर्दू का रोड करे, और ये सबसे पीसफुल ट्रेड रूट होगा। जैसे कश्मीर में आज आपने रावलकोट का या ये मुजफ्फराबाद का, जम्मू में आपने रावलकोट का ट्रेड खोला, ये तो थोड़ा टेंस एरिया है, थोड़ा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये जो एरिया हमारा जो करगिल स्कर्दू का रूट है, ये बहुत बड़ा, सेफेस्ट और इकोनॉमिकली भी, और दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन को बनाने के लिए, क्योंकि ये हमारे ट्रेडिशनल ट्रेड रूट्स हैं और ऑल वेदर ट्रेड रूट्स हैं, क्योंकि ज़ोजिला हमारा 6 महीने के लिए बंद हो जाता है, और ये ट्रेड रूट तो हमारा बिल्कुल, और ये हमारा सकाफती, हमारा इसका नाम क्या है, ये कल्चरली हमारा जो वर्षा है ये एक है, ज़बान हमारी एक है, सकाफत हमारी एक है, तो ये बहुत बड़ा एक योगदान इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए, उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए भी, इकोनॉमिकल एज वेल एज जो हमारे शाही, जो हमारे ये फैमिलीज़ हैं, सेपरेटेड फैमिलीज़, जैसे यहाँ हमारा बल्ती बाज़ार में है, या जो हमारे बल्तिस्तान से जो लोग यहाँ आबाद हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा नादिर मौका होगा कि इस ट्रेड रिलेशन को अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान इसमें संजीदगी से इस रास्ते को खोलो, ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज पॉइंट होगा। नाज़रीन, यहाँ वक्त एक मुख्तसर वक्फे का, हम लौट कर आएंगे तो तारीख को हम मुस्तकबिल की तरफ लेके जाएंगे, अपने हाल की तरफ गौर करते हुए, और उसमें जानना चाहेंगे कि आज करगिल की हालात क्या है और क्यों कारगिल में की तरफ लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्यों इस हमारा रुझान जो है कारगिल की तरफ भी होना चाहिए, और क्या इसकी अहमियत आज के दौर में हो सकती है, इस पर भी हम गौर करेंगे। मगर इस मुख्तसर वक्फे के बाद कहीं मत जाइएगा, एजाज मुंशी साहब के साथ हम हैं, और ये हमें इस पूरे इलाके की, कारगिल और लेह और जम्मू कश्मीर की तारीख और विरासत से रूशनास करा रहे हैं। लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। खास मुलाकात में आज हम कारगिल में हैं और हमारे साथ हैं कारगिल की तारीख और विरासत से वाकिफ शख्सियत जनाब एजाज मुंशी साहब। एजाज साहब, हम आपसे बात कर रहे थे, सिल्क रूट की बात की हमने और पूरी तारीख की बात की। आज के कारगिल जो है आपको पुराने कारगिल से किस तरह मुख्तलिफ नजर आ रहा है? अल्लाह के फजल से जनाब कारगिल में बहुत चेंज आ गया है सर, खासकर जो हमें आपने कहा अल्लाह के फजल से, ये चेंज जो है बेहतरी के लिए है? बेहतरी के लिए आ रही है सर, क्योंकि अब जो हमारे, क्योंकि पहले तो ये इलाका थोड़ा सबसे पसंदीदा इलाका माना जाता था सर, तालीमी लिहाज से भी या माशी लिहाज से भी, लेकिन आज अल्लाह के फजल से, क्योंकि एक तो हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हम हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तानी हैं, तो उस वजह से खासकर यहाँ का जो गवर्नमेंट है, यहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं, यहाँ के लिए आप देखिए हमारा अपना लद्दाख का ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल है करगिल का, जो कि यहाँ की लोकल हमारी डेवलपमेंटल प्लानिंग करती हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए, और एज़ कम्पेयर जो नॉर्दर्न एरिया पाकिस्तान का, उससे हम 1000 दफ़ा बेहतर अपने आप को समझते हैं। और हमारा जो यंगर जनरेशन है आज तालीम की तरफ से भी उनका बहुत वो लोग ध्यान उनका तरफ जा रहा है, दिल्ली वगैरह। हम यहाँ पे कारगिल में कभी कुछ दूरी पर गए थे इस करदू के रास्ते में, तो वहां पर हमने देखा कि कुछ इलाके 1971 में जो है हिंदुस्तान के कब्जे में आए थे, तो वो लोग जो है उस तरफ, दूसरी तरफ के जो लोगों से बहुत बेहतर हालत में, बहुत बेहतर, 1000 बेहतर उनका जो हालात है सर, क्योंकि उस एरिया में अभी भी उनके पास ना सोशल राइट्स ना पॉलिटिकल राइट्स इतने कुछ नहीं है जितना हमारे यहाँ हमारे एरिया में है। और यहाँ का जो अभी जवान जो है, खासकर जो हमारी लड़कियाँ हैं मस्तूरात, एजुकेशन के लिए आज दिल्ली जम्मू में हमारे बच्चे हैं जो लड़के लड़कियां जो पढ़ रही हैं, तो पहले जो हमारा जितना भी एक हदफ होता था बच्चे का, वो सिर्फ कश्मीर तक ही उसका होता था सर, लेकिन अल्लाह के फजल से आज हमारे बच्चे दिल्ली, जम्मू, चंडीगढ़, बेंगलोर हर जगह पढ़ रहे हैं। और जो यंगर जनरेशन है उनकी एक बहुत अच्छी सोच है कि वो इलाके के डेवलपमेंट के लिए अपना योगदान दें। और यहाँ जो नेटवर्किंग है स्कूलों का, और ख़ासकर जो कंप्यूटर एजुकेशन वगैरह डिग्री कॉलेज हमारा है, आज अल्लाह के फजल से यहाँ यूनिवर्सिटी है, उस वजह से बच्चे भी अपना तालीम की तरफ काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। और जो एक हमारा बहुत पॉजिटिव साइन, खासकर जो टूरिज़्म सेक्टर की में आप देखें, हमारा बहुत ही पॉजिटिव साइन उसमें बच्चों का आ रहा है सर, कि वो लोग टूरिज़्म सेक्टर को बढ़ावा दें, क्योंकि इसमें एक बात ये महसूस की गई है, जो कि मैंने खुद यहाँ पे गौर किया कि जैसे जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं
वो कश्मीर में बहुत उनका प्रेजेंस है, उनका लद्दाख के लेह इलाके में बहुत ज़्यादा होता है, और कारगिल जो है सिर्फ कारगिल की जंग के बाद इस तरफ लोगों का ख्याल आना शुरू हुआ है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि कारगिल को भी हिंदुस्तान के टूरिज्म मैप पर एक बड़ी जगह मिलनी चाहिए? इसमें हमारा बहुत अनथक कोशिश हो रही है सर। यही बदकिस्मती कारगिल की है, क्योंकि यहाँ एज ए लेमैन अगर आप बात करते हैं, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे किसी रेस्टोरेंट में आप तशरीफ रखे हुए, तो जब आप उनसे कहीं भाई कारगिल में देखने के लिए क्या है, वो ये कहेगा कारगिल में जनाब कुछ नहीं है, आप एक रात रुक जाइए, या ज़ांस्कार की तरफ तशरीफ ले जाइए, या श्रीनगर की तरफ, या लेह की तरफ। जबकि मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि कारगिल की एक बहुत खूबसूरत माजी है, बहुत खूबसूरत तारीख है, और 6 आइडेंटिटीज हमारे पास है। क्या क्या है? ये पुरकी है जो मेजॉरिटी में यहाँ है, फिर बल्ती है हमारा, तो उसके बाद हमारा शिना है, हमारा दर्द है। यानी शिना और दर्द, जैसे आप ले में आर्यंस या कारगिल में जो आर्यंस बोलते हैं, हमारे शिना में भी दर्द के 2 ट्राइब्स हैं। एक शीन जो द्रास इलाके और ये हमारा बडगाम मजदास वगैरह का एरिया है, और दूसरा हमारा जो दर्द है ये हमारे दरसिक्स गरकुन एरिया में जो बुद्धिस्ट, और जिनके वो जो अपने आप को क्लेम्स टू बी द डिसेंडेंट्स ऑफ द अलेक्जेंडर द ग्रेट। और इस तरह फिर हमारा ज़ांस्कार का कल्चर है, हमारा मुल्बेक का कल्चर, यानी इस तरह हमारे पास 6 एथनिक कल्चर्स और 6 एथनिक ट्राइब है। लेकिन बदकिस्मती हमारे पास यहाँ गवर्नमेंट के पास ना टूरिज्म के लिए कोई कंक्रीट पॉलिसी है, ना टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास कोई कंक्रीट पॉलिसी। इसमें बहुत कुछ काम होने की ज़रूरत है, और जो मीडिया तक भी खासकर हमारे जो नेशनल मीडिया हैं या हमारे स्टेट मीडिया है, उनका महदूद ही नज़र है, ये एक तरफ लेह की तरफ हाइप हुआ है, कारगिल की तरफ नहीं। और जैसे आपने अभी अर्ज़ किया कि कारगिल वार के बाद कारगिल थोड़ा, और लेकिन वो भी हुआ, लेकिन बदकिस्मती ये रही कारगिल को एज ए वार जोन के लिए इस्तेमाल। जबकि हम बार बार कहते हैं कि कारगिल को आप एज ए वार जोन नहीं ले जाइए, क्योंकि यहाँ का आप देखिए, जैसे हमारे पास आज द्रास है, विच इज़ द सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस, इनहेबिटेड प्लेस ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर साइबेरिया, और आप देखें विंटर में उसका अपना एक चार्म है, अपनी एक खूबसूरती है। और देखिए दिल्ली में, लेकिन विंटर में तो आप लोग खुद कारगिल छोड़ के चले जाते हैं। इसकी बदकिस्मती है सर, हमारे पास मेनली कनेक्टिविटी नहीं है। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक कारगिल के लिए टूरिज्म का है सर, वो हमारे पास एयर कनेक्टिविटी नहीं है। अभी आप लेह तक तशरीफ लाते हैं दिल्ली से, आप कहते हैं भाई लेह तक तो एयर नहीं कनेक्टेड, लेकिन कारगिल से लेह से आपको 200 किलोमीटर की तरफ इधर आना है, तो आप फिर सोच में पड़ जाते हैं थोड़ा। आप कहते हैं भाई रास्ता कैसा है, पहाड़ी सिलसिला है, ये चीज़ है। अगर यहाँ एयर खूबसूरती है जी, लैंडस्केप में और ग्रीनरी, जी, तो ये कनेक्टिविटी अगर हो, तो मैं कहता हूँ कि कारगिल भी एक बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशन यहाँ बन सकता है सर। और खासकर एडवेंचर टूरिज्म के लिए विंटर में जो स्नो स्कीइंग है सर, आइस हॉकी है सर, और यहाँ का जो ट्रेडिशनल हॉर्स पोलो है सर, जो अभी भी हिमालयन जो हॉर्स पोलो है, ये कारगिल के द्रास एरिया में, वखा मुल्बेक एरिया में, इन चीज़ों को अभी, यानी टूरिज्म और बुद्धिस्ट, ये सिर्फ ये नहीं है कि कारगिल में अगर मेजॉरिटी मुस्लिम है, तो हमारे पास बुद्धिस्ट का भी बहुत खूबसूरत, यानी रॉक केव मोनेस्ट्रीज हमारे पास है। ज़ांस्कार में एंशिएंट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म अभी भी है, यानी जिनमें बहुत ज़्यादा रिसर्च। एक चीज़ महसूस की है, देखिए एजाज मुर्शीद साहब, पता नहीं लोगों को ये अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, कि यहाँ पर मैंने देखा कि जो कारगिल की जो अपनी तहजीब है, वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। उसमें कहीं ना कहीं एक मैं कहूँगा कि पर्शियन इन्फ्लुएंस या ईरानियन इन्फ्लुएंस कुछ ज़्यादा नजर आने लगा है। बिल्कुल भाई, वो क्या वजह है? वही है सर, अब थोड़ा रिलीजियसली, अब यहाँ ये हुआ ना सर कारगिल में, जो एक तो हमने कल्चर को रिलीजन के साथ ये कर दिया, क्योंकि हमारे में जब कल्चर की बात आ गई, कल्चर में सबने ये कहा कि नहीं, कल्चर सिर्फ नाच और गाना है और कुछ नहीं है। जबकि कल्चर तो इट कम्स फ्रॉम योर बर्थ टू योर डेथ, और जो भी आपका ये जो एक सिस्टम का इलाके का है, एक जो ट्रेडिशन इलाके का, इट कम इन योर कल्चर। लेकिन बदकिस्मती यही हो गई, यहाँ मजहब और कल्चर को बहुत ज़्यादा मिक्स कर दिया गया सर। जबकि हमारे रिचुअल्स हैं, हमारे जो कस्टम्स हैं, हमारे जो बाकी बिलीव्स वगैरह हैं, वो तो अभी भी मिसाल के तौर पर काफ़ी यूनिक है, और इस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बहुत ज़रूरत। और कौन ध्यान देगा? अगर आप आज यंगर जनरेशन जो है सर, वो बहुत, ये आज एकेडमिशन में हमारा मीडिया का हमारा बहुत अच्छा रोल है, जो कारगिल में हमारा खासकर लोकल मीडिया है सर, ये लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रोपोगेट कर रहे हैं। कारगिल का हमारा हेरिटेज क्या है, हमारा मोन्यूमेंटल हेरिटेज क्या है, हमारा लिविंग हेरिटेज क्या है, एंशिएंट हेरिटेज क्या है। इसमें मीडिया भी, जो आज हमारे अल्लाह के फजल से ये बच्चे बड़े होनहार हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं इस इलाके को भी टूरिज्म, क्योंकि आज जो टूरिज्म है वो सेल पर है सर, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग का ये है। और जितना आप कारगिल को सेल करेंगे, जितना आप यहाँ के इंपॉर्टेंट जगहों को सेल करेंगे, तो उससे वो, लेकिन थोड़ा इसमें अभी पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर अभी कारगिल में टूरिज्म नहीं बना है सर। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि 3-4-10 साल तक ये एरिया काफ़ी डेवलप हो सके। और अभी होटल्स का जो है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी थी, लेकिन कुछ सालों में यहाँ बहुत अच्छे होटल्स बने हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला कुछ हद तक हल हो। एक मसला और है, देखिए आप लोग, मुझे महसूस ये हो रहा है कि अब जैसे
6 महीने आप लोग यहाँ पर कमा सकते हैं, 6 महीने के बाद आप लोग खाली हो जाते हैं, तो वो जो बाकी के 6 महीने हैं उसके लिए भी तो कुछ सोचने की जरूरत है। बहुत बहुत ज़्यादा सर, उसमें भी वही है, क्योंकि विंटर टूरिज्म की मैं आपको ये कहूँ ना सर, क्योंकि विंटर में भी जब करगिल का एक अलग चार्म है सर। जैसे आप गुलमर्ग को सेल कर रहे हैं सर, पहलगाम को आप सेल कर रहे हैं, यहाँ मैं आपको कहता हूँ सर इतने खूबसूरत स्लोप्स हैं खासकर द्रास में। और देखिए हम लोग यहाँ अप्रैल एंडिंग तक स्नो स्कीइंग कर सकते हैं सर, क्योंकि जब दिल्ली जल रहा होता है, जम्मू जल रहा होता है, आप इंडियन टूरिस्ट को यहाँ अप्रैल मई में भी स्नो स्कीइंग के लिए आप मोटिवेट कर सकते हैं हमारे द्रास एरिया में सर। इतना खूबसूरत यहाँ लैंडस्केप है, इतना एडवेंचर, और इस चीज़ को विंटर में अगर थोड़ा करगिल का ये टूरिज्म मैप पे आ जाता है, एक एज ए डेस्टिनेशन आ जाता है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल खेलना है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट को और यहाँ के जो प्राइवेट एनजीओज़ हमारे हैं या जैसे कल्चरल रिलेटेड लोग हैं, जब तक वो ना करगिल को, आप देखिए अगर आप फेसबुक पे भी कहीं करगिल को या मीडिया में भी कहीं आपको एक पैराग्राफ में करगिल आ जाता है या एक बफर से कैनन निकल के आ जाता है सामने गन, उसके बगैर कुछ नहीं आता। इन चीज़ों को अगर थोड़ा आगे आप हाईलाइट करें, करगिल के पॉजिटिव थिंकिंग, तो उसके लिए तो आपकी हिल काउंसिल वगैरह क्यों नहीं काम कर? उनके पास इतनी पॉलिसीज नहीं है सर, वही बदकिस्मती करगिल के साथ है, क्योंकि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज आता है, या जो हमारे लोकल हमारा हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, उसमें इतना उनके पास ये पॉलिसीज नहीं है। और थोड़ा जब तक लोगों को भी इसमें, जब तक गवर्नमेंट और हुकूमत लोग जब तक साथ, जैसे आप लेह में देखिए, लेह में 70% आपको लोगों का कंट्रीब्यूशन मिलेगा और 30% जो है वो गवर्नमेंट का, बट दे रियलाइज दैट कि टूरिज्म इज फॉर आवर लाइवलीहुड, टूरिज्म इज फॉर आवर सर्वाइवल। उन्होंने अपनी तहजीब जी जी जी, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि वो तहजीब कहीं ना कहीं जो है खत्म होती जा रही है। और नाज़रीन, यहाँ वक्त मुख्तसर वक्फे का बाहर अजान की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। हम यहाँ एक लेते हैं वक्फा, उसके बाद लौट कर आते हैं और इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे और इस आखिरी सेगमेंट में हम कुछ और ऐसी बातें करेंगे जिनसे हमारी समझ में आएगा कि कारगिल क्यों आपके लिए एक मंजिल हो सकती है सियाहत की। खास मुलाकात में आज हम कारगिल में हैं और हमारे साथ हैं तारीखदां और कदीम कारगिल विरासत के वारिस, एक तरह से हम कहें तो जनाब एजाज मुंशी साहब। मुंशी साहब, ये आखिरी सेगमेंट है, मैं बहुत साफ साफ बात करना चाहूँगा। देखिए, मुझे यहाँ पर कुछ एक अलग किस्म का मिजाज सा नज़र आया, मजहबी नौइयत को लेकर भी और तमाम मामलात को लेकर भी। तो जिस तरह आपने अपनी विरासत को यहाँ पर संभाल के रखा है पूरे म्यूजियम के अंदर, वो मुझे महसूस नहीं होता कि मैं कारगिल जैसी जगह पे हूँ। वो उसको बचाने के लिए आप लोग कुछ करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? उसके लिए तो यही एक एफर्ट जो हमने कोशिश की सर, जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि यहाँ लेमन में लोग कहते थे कि बिल्कुल कुछ नहीं है। अब ये देखिए सर, ये जो म्यूजियम है जिसको हमारी फैमिली ने एक, समझ लीजिए, एक कंट्रीब्यूशन है हमारी फैमिली का। इस म्यूजियम को हमने कभी क्लेम नहीं किया कि ये मेरा पर्सनल म्यूजियम है, और आज भी हम जहाँ भी जाते हैं, मौका मिलता है, हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान से बाहर, हम कहते हैं ऐसी एक चीज़ हमने बनाई है। और ये भी करगिल के लिए एक बहुत बड़ा ये मैं लैंडमार्क कहूँगा, क्योंकि बाहर का कोई भी आता एटलीस्ट वो 10 मिनट इस म्यूजियम में आके करगिल के विरासत से, करगिल के सकाफत से वाकिफ़ हो सकता है सर। जहाँ जैसे आपने देखा, क्योंकि हमारा इसमें सिर्फ रूट ही नहीं है, हम चाहते हैं कि करगिल का जो हमारी 6 आइडेंटिटीज़ हैं, उन आइडेंटिटीज़ की भी विरासत को, उनकी भी पुराने जो आर्टिफैक्ट्स हैं, उनको यहाँ ला के हम इसको संभाल के रखें, क्योंकि ये हमारे आने वाले जनरेशन के लिए, जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए एक मिसाल राह होगा। और इसी चीज़ को प्रेरणा लेके, इसी चीज़ से वो लोग वाकिफ़ होकर इंशाल्लाह यहाँ के कल्चर पे, यहाँ के आर्ट पे काम करें। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो 100 बरस से भी ज़्यादा पुरानी हैं। और तो आपके जहन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि आप यूनेस्को वगैरह से राब्ता कायम करके वो इसको वो हेरिटेज का स्टेटस मिल जाए, ताकि देखिए आपने अपनी कोशिशों से ये जिस तरह ये सब कुछ सामान रखा हुआ है वो एक अपनी जगह है, लेकिन इसको और ज़्यादा महफूज रखने के लिए, इसको और दूर दूर तक पहुँचाने के लिए आपको एक मदद की भी ज़रूरत है। तो उसके लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे? कोशिशें तो की हमने सर, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का म्यूजियम्स के लिए जो ग्रांट्स होता है, जो न्यू म्यूजियम्स के लिए या म्यूजियम,
उसके लिए करीबन हमने 5 की 6 दफ़ा प्रपोजल्स कमेंट्स वगैरह उनके भर के हमने भेज दिए। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के साथ हमने बात की, लेकिन हर कोई आता है एश्योर करके चला जाता है। या जैसे दिस इज़ द यू कैन से मस्ट विजिट प्लेस इन करगिल, जैसे वो डिग्नेटरी हो, वीआईपी हो, इवन वाइस प्रेसिडेंट हमारे अंसारी साहब यहाँ तशरीफ लाए थे, स्टेट का गवर्नर तशरीफ लाए थे, तो मिनिस्ट्रीज वगैरह जो मिनिस्टर्स लोग आते हैं, वीआईपीज आते हैं, सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ कल्चर यहाँ आए थे, और हर दफ़ा उन्होंने कहा यू पुट द प्रपोजल, यू सेंड द प्रपोजल। तो लेकिन जब हम करगिल का आपने देखा, थोड़ा हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, इसमें घर का काम हो, बाहर का काम हो, नौकरी हो, और जब यहाँ से प्रपोजल लेके हम दिल्ली वगैरह चला जाते हैं तो वहाँ ऑफिसर नहीं होता, उसकी पोस्टिंग हो गई होती। तो इतना सीरियसली किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दिया, और आज तक भी हमने गवर्नमेंट से 1 रुपये का भी ग्रांट इन एड नहीं लिया। लेकिन कोशिशें हमने की, लेकिन बदकिस्मती हम समझते हैं, पता नहीं इसमें क्या वजह है, हम खुद भी इस चीज़ को समझ नहीं पाते। हुकूमत को मदद करनी चाहिए, आप जो है दरवाजों पे बार बार दस्तक देना जो है, इवन हमने गवर्नमेंट से ये भी कहा था कि यहीं आप देख रहे हैं कि स्पेस बहुत कम है। अभी मेरे पास, मेरे कलेक्शन में मोर देन 8000 आर्टिफैक्ट्स मेरे पास है, और लेटर्स में तकरीबन 10,000 मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन जगह की। और हम गवर्नमेंट को कह रहे हैं भाई अगर आप हमें बिल्डिंग के लिए कुछ ग्रांट दे देते, हम ज़मीन आपको दे दें। करगिल के एरिया को आपने देखा, टाउन में यहाँ कोई आपको आधा कनाल ज़मीन भी कोई आपको नहीं दे सकता, लेकिन हम कहते हैं भाई वी विल डोनेट इट। हम इस ज़मीन को, जो ज़मीन हमारी है कनाल 2 कनाल, उसमें हम एक ट्रेडिशनल जो हमारा आर्किटेक्चर है उसको यूज़ करके एक बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड एक हम म्यूज़ियम, ताकि आने वाले जनरेशन के लिए और करगिल में जो भी आता है उसके लिए ये हमारी बिल्कुल खुशकिस्मती होगी, हमारे लिए एक बहुत बड़ा इज़्ज़त का मुकाम होगा कि वो जाने करगिल का इतना खूबसूरत माजी, इतना खूबसूरत कल्चर है। लेकिन बदकिस्मती अभी इसमें। मुख्तसर आप बताइए आपके इस म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं मेरे दर्शक, ताकि बस हम अब खत्म करने जा रहे हैं। मेरे पास तकरीबन 35 सेक्शंस हैं, जिसमें गोडों के जो एसेसरीज हैं, टेक्सटाइल्स वगैरह हैं, कॉइन्स वगैरह हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पास बर्तन वगैरह हैं, एमिनेशंस का है, ज्वेलरी का है, यानी हर चीज़ है। दवाई कितना पुराना, सबसे ज़्यादा पुराना इसमें? तकरीबन सबसे ज़्यादा जो पुराना होगा सर वो 250-300 साल पुराना जो हमारे पास आर्टिफैक्ट, जो कुरान शरीफ एक हमारे पास नुस्खा है, जो इस इलाके का सबसे पहला कुरान शरीफ है, जो एक बल्तिस्तान के लिए, एक लेह के लिए, एक करगिल के लिए आया था। खुशकिस्मती से ये कुरान शरीफ हमें यहाँ के एक बहुत बड़ा दूर हफ्तेदार गाँव में हमें मिला। ऐसे कुछ कलेक्शन जो हमारे पास हैं, जो कि प्राइज कलेक्शन हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास है। नाज़रीन, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही बेजाज मुंशी साहब से, और इनकी एक शिकायत भी है कि जो वजारत सियाहत और सकाफत हैं उनकी जानिब से इनको जिस तरह की इमदाद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, और इनकी भी मजबूरी ये है कि बार बार दरवाजे पर दस्तक देना इनके लिए मुमकिन भी नहीं है और इनकी आदत में भी शामिल नहीं है। और जब कोई एक आदमी इस तरह की कोशिश कर रहा है तो हमें लगता है कि हुकूमत को खुद अपनी तरफ से ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये विरासत संभालना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत माली इमदाद की भी ज़रूरत होती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए एक जज्बा चाहिए, एक जुनून चाहिए। वो जज्बा और जुनून इनके पास मौजूद है, लेकिन अगर इनके पास वो इमदाद नहीं होगी जिससे ये जज्बा और जुनून बरकरार रह सके, तो मुमकिन है कि किसी दिन ये घबराहट में या मायूसी में आके कहें कि इसको संदूक में बंद करो, ये घर जो है हम किराए पर उठाते हैं। नाज़रीन, ये आज खास मुलाकात कारगिल में एजाज मुंशी साहब से हुई है। हमारा आपसे वादा है कि हम वो मसाइल आपके सामने लेकर आएंगे जो वाकई हमारे मसाइल हैं। और आज के लिए बस इतना ही। आइंदा फिर किसी नई शख्सियत के साथ हम आपके दरमियान हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।